बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सेक्शन ए और सेक्शन बी के सोल्यूशन की। अच्छा, सेक्शन बी में करेक्शन एक आप लोगों ने की है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू पीपल। ये कोई भी गलती होती है तो मुझे जल्दी से आप बता देते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन था ये वाकई मेरी मिस्टेक थी, मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने देख लें अंडरलाइन ए की को किया हुआ है 1.33 को, मैंने उसको पूरा वो क्वेश्चन को आके पढ़ा ही नहीं है कि वो क्या है। तो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, वो एयर का है, वो 1 है। तो वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि ये दो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं इनके रेशो से, इनके साइंस के रेशो से मतलब है कि वो हम फाइंड आउट करेंगे और इसका 48 डिग्री ही आता है। तो ये ठीक है, 48 डिग्री इसका आंसर बनता है। उसके बाद ये जो है हाफ लाइफ वाला, इसमें मुझे कुछ पॉइंट कर रहे हैं, आई डोंट नो कि मेरी क्या गलती यहाँ पे बता रहे हैं कमेंट्स में आप लोग। एक ने आप लोगों ने कहा जी ये 1/4 होना चाहिए, ए बी जो है 1/8 होना चाहिए और सी जो है 4860 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैंने भी तो ये लिखा हुआ है, ए 1/4 लिखा हुआ है मैंने यानी ए पर आकर 1/4 हो जाएगी, टोटल जो स्टार्टिंग का था उसका 1/4 हो जाएगा, बी पे 1/8 हो जाएगा और सी मैंने भी यही लिखा हुआ है, यही लिखा बिल्कुल 4860 लिखा है मैंने भी, ठीक है। अच्छा, और एक मुझे किसी ने कहा है कि 6480 होना चाहिए, आई डोंट नो कि ये कैसे है 6480 कैसे है। अगर वो एक हाफ लाइफ 1620 है तो सी तक जो है वो 3 हाफ लाइफ्स हुई है ना, तो 3 हाफ लाइफ्स का मतलब ये है कि उसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 1620 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे पास 4860 आता है, 68 समथिंग को नहीं आता। तो इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो आखिरी क्वेश्चन था जिसका मैंने कहा था कि मतलब ठीक नहीं लिखा, तो देखें इंग्लिश में उसने ठीक नहीं लिखा, फाइंड कैपेसिटेंस ये लिख दी है बस, इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द 20 ओम 20 माइक्रो फैरेड कैपेसिटी लग रहा है, लेकिन उर्दू में उसने लिख दिया है कि वो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ वर्ड इक्विवेलेंट का लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। तो ये भी वैसे तो स्टेटमेंट में गलती है थोड़ी। अच्छा, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने वैसे बता दिया था कि पैरेलल में है तो इनकी दोनों की कैपेसिटेंस ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। यदि आप 30 को 20 को ऐड करेंगे तो 50 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। ये एक दो मिस्टेक्स थी जो बी में थी। अब सी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दो पॉइंट्स को बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो डिबेट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 है, इसका ये जो ट्रांसफार्मर वाला है, मेरे ख्याल में तो इसको आपके फुल मार्क्स मिलने चाहिए जिसने अटैम्प्ट किया है, बाकी अभी क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्बिगुअस है। ये सॉल्व हम कर सकते हैं बिल्कुल, और किया भी है, कुछ टीचर्स ने भी किया, मैंने भी कोशिश की है सॉल्व करने की। वो ये है, पहले यही कर लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन यही है कि एक कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ को चेंज होने की वजह से एक नियर बाय दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही होता है। ये पहले आपने लिखना था। उसके बाद एन पी एन एस ये गिवन है, वी पी गिवन है, वी एस फाइंड आउट करें। तो वी एस तक तो मसला नहीं है, फार्मूला लगा के वी एस 400 आ जाता है, एन पी ओवर एन एस इक्वल टू वी पी और वी एस करके यहाँ पे वी एस 400 आ जाता है। इसके बाद कह रहा है कि जी आई पी भी फाइंड करें और पी एस भी फाइंड आउट करें, यानी करंट इन द प्राइमरी और पावर ऑफ द सेकेंडरी भी फाइंड आउट करें। तो हम एज्यूम करें कि 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, ये एजम्पशन है, वहाँ लिखा हुआ कोई नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एजम्पशन की है। तो ये जो एजम्पशन की है यही से काम गड़बड़ हो जाता है। तो आई एस इंटू वी एस यानी प्राइमरी का जो पावर, सेकेंडरी का जो पावर है वो कैसे निकलेगा, आई एस इंटू वी एस, और प्राइमरी का पावर कैसे निकलेगा, आई पी इंटू वी पी। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, या करंट को मैंने एक साइड पे कर दिया, देखें आई पी ओवर आई एस कर दिया है मैंने, आई पी ओवर आई एस इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी। तो वो आई पी ओवर आई एस मेरे पास आ रहा है 4, तो आई पी इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई एस। एक तो ये है आई पी 4 टाइम्स आई एस है। एक इससे आगे अगेन अजम्पशन ही है कि आई पी ओवर आई एस चूँकि इक्वल टू 4 है, तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स ले लें जिनकी रेशो लेंगे तो 4 आएगा। तो ये खुद से एज्यूम करने वाली बात है, यानी आई पी ओवर आई एस में मैं लिख सकता हूँ 12/3। अब 12/3 क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो आई पी इज इक्वल टू ले सकता हूँ मैं 12 और आई एस मतलब 3 ले सकता हूँ। ये अजम्पशन है, कोई भी नंबर हो सकता है यानी यहाँ पर, ठीक है। या इसको इसी तरह लिखा जा सकता है कि आई पी इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई एस लिखा जा सकता है, या आई एस को लिखा जा सकता है आई पी ओवर 4, दोनों तरह ठीक है ये, ठीक। यहाँ से भी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो पता चल सकती है कि इससे जो प्राइमरी है उसका करंट ज़्यादा है, आई पी इज़ 4 टाइम्स आई एस, तो प्राइमरी का करंट ज़्यादा है तो प्राइमरी की वोल्टेज कम है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसके बाद आगे
PS के लिए भी यही फॉर्मूला लिखती है मैंने। PS होता है करंट इन सेकेंडरी टाइम्स द वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो करंट इन सेकेंडरी तो IP/4 है, तो उसकी वोल्टेज है 400, तो IP/4 इंटू 400 कर दिया तो 100 टाइम्स IP। ये PS की एक इक्वेशन बन गई है, समझे। इन टर्म्स ऑफ IP मैंने PS बता दिया है। तो इस तरह इसको किया जा सकता है। वैसे मेरे ख्याल में आपको इसके मार्क्स जो है वो पूरे मिलने चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा ये एक आध दिन में। अच्छा जी, सी का पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 था डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो है वर्क डन का चूँकि जूल्स होता है और कूलम होता है, चार्ज का तो जूल्स पर कूलम था इसका, and that is equal to volts as well. Describe Ohm's law and write its mathematical equation. तो Ohm's law में हम लिखा था current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that the physical state of the conductor and the temperature does not increase. फिर उसकी I प्रोपोर्शनल टू V आपने लिखना था और फिर V इक्वल्स टू IR, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी थी। वट वाई इज़ ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू मेटल्स ओनली? क्यों मेटल्स को हो सकता है? क्योंकि मेटल्स में करंट जब फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं होती। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं होती तो IV ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, रेजिस्टेंस इंक्रीज इसलिए नहीं होती कि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। गिव द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, ज़रा ओम होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, आसान क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद दूसरा है ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ। प्रॉब्लम ये थी क्वेश्चन नंबर 4 में कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसलिए ये वाला इसका ट्रांसफार्मर वाला इसलिए किया है कि साथ रे डायग्राम टेलीस्कोप आ गई है और मैग्नीफाइंग पावर, तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है उसको ड्रॉ नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो बहरहाल अगर प्रैक्टिस करके किसी ने ड्रॉ कर दिया वो भी अच्छी बात है और मैग्नीफाइंग पावर इसकी निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद ट्रांसफार्मर बता दिया। फॉर द गिवन लॉजिक गेट और एंड, कल ही बताया था आपको फाइनल जो मैंने पेपर था उसमें कि लॉजिक गेट सारे ही कर लेने और यही सारी चीज़ें आपको बताई थी, बूलियन इक्वेशन सिंबल सब कुछ बता दिया था आपको मैंने, ठीक है। और के अंदर जो बूलियन इक्वेशन है वो होती है x इक्वल्स टू a प्लस b, ये और के अंदर होती है। एंड के अंदर होती है x इक्वल्स टू a डॉट b, ये बूलियन इक्वेशन होती है, ठीक है, दोनों गेट्स की। और बाकी उनकी सर्किट सिंबल्स भी बताने थे और ट्रूथ टेबल भी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है कि जब एक न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो एक डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिशन ऑफ रेडिएशंस या पार्टिकल्स, तो इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद राइट डाउन द जनरल इक्वेशन फॉर अल्फा बीटा एंड गैमा डी के। तो एक्स जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस है, ए और जी उसका एटॉमिक मास और नंबर है। अगर वो अल्फा रेडिएशन एमिट करता है तो A-4 कर देना है और Z-2 कर देना है और प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के साथ 4 और 2 लिख देना है। उसके बाद बीटा के लिए X अगर A और Z है तो जब वो बीटा रेडिएशन एमिट करेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये Z+1 हो जाएगा। ये भी कल रात को ही बताया था। बीटा में यहाँ पे आप लिख देंगे -1 और यहाँ पे लिख देंगे 0। इसी तरह गैमा के अंदर आप लिख देंगे x और इसको ऐसे स्टेरिक डाल देंगे, इसको AZ कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू x ही, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ वो डीएक्साइड हो जाता है और साथ गैमा आ जाता है 0 0, यहाँ पे लिख देना आपने। कंपेयर द आयनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये भी कल ही बताया था शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा का जो ज़्यादा है आयनाइजिंग पावर बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज विच इज़ +2, बीटा का -1 होता है, अल्फा का थोड़ा सा मैस भी ज़्यादा होता है। लेकिन बहरहाल आपने ये बताना था, कंपेयर करना था, तो अल्फा की ज़्यादा होती है बीटा के मुकाबले में आयनाइजिंग पावर। नंबर 6 था अ सिंपल पेंडुलम हैज़ द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑन अर्थ एंड ऑन मून। ये भी आई थिंक हम लोगों ने किया था। तो पीरियड 2 सेकेंड है तो टाइम पीरियड की जगह पे हम लिखेंगे 2 सेकेंड। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ ऑन, ये बहुत आसान है 5 नंबर्स के लिए। तो फाइंड द लेंथ ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू आपको पता है, तो लेंथ के लिए आप लेंथ की इक्वेशन बना लेंगे, t इक्वल्स टू 2πl/g या t इक्वल्स टू 4π² L/g। यहाँ से आप L को बना लें सब्जेक्ट, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा t इंटू जी ओवर 4π²। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं t² दोनों साइडों पे स्क्वायर किया है, t²g 4π²। बिकॉज द ओरिजिनल फार्मूला ये होता है t इक्वल्स टू 2π√L/g। तो इसको भी स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है, तो वहाँ से 4π² L/g आएगा। तो ये बाकी शिफ्टिंग की है मैंने।
अब इसमें मैंने टी का स्क्वायर करना है, टी का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 10 ले लेता हूँ, और नीचे मैंने 4 पाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 10/पाई स्क्वायर से एल आ जाएगी। इसके बाद मैंने जब मून पे इसकी लेंथ करनी है तो टी उतना ही रहेगा, क्योंकि मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ इस वजह से। तो 4 इंटू अब 1.6 कर दूंगा और नीचे 4 पाई स्क्वायर, 4 से कैंसिल, तो 1.6/पाई स्क्वायर जो भी कैलकुलेटर पे आंसर आएगा। ये मून पे लेंथ है, ये अर्थ पे लेंथ है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका आखिरी भी देख लेते हैं, वो है डिस्क्राइब द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो बहुत आसान, हाउ द लाउडनेस एंड पिच अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों बताना था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने से पिच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी बताना था। और फिर आपने बताना था कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से लाउडनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से पिच इंक्रीज हो जाएगी। दोनों का ये बताना था, ये नहीं बताना खाली कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी, बस ये आधी बात है। एम्पलीट्यूड से लाउडनेस इंक्रीज होगी इंक्रीज करने से, लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से लाउडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बताना था आप लोगों ने। तो ये इस पेपर का सोल्यूशन हो गया। और अगेन थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मिस्टेक पॉइंट आउट की थी, जल्दी में मैंने वो सॉल्व किए थे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसके ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी अगर अटैम्प्ट किए बगैर नहीं मिलते। और जो सेक्शन आपका पी है उसमें जो एक क्वेश्चन है जिसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसके भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। एक मुझे तो लग रहा है आपका जो एमसीक्यू है उसके भी मिल जाएंगे आपको ग्रेस मार्क्स। दोबारा ये आपका सोल्यूशन हो गया। इससे पहले अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का और सेक्शन बी का नहीं देखा सोल्यूशन, तो ये सामने स्क्रीन पे आ रही है आपके सामने वीडियो, इसमें क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स देन। और हार्ड ये अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ।